बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7 जिसमें हम वर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीशन को डिस्कस करेंगे और वर्टिब्रेट्स को देखते हुए ह्यूमन जो है उनके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर को, और आज इसमें हम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में लिवर को डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इनवर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीशन को स्टडी किया था जिसमें हमने हाइड्रा, प्लेनेरिया, अर्थवर्म और कॉकरोच के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्लियर करके हमने उसके अंदर स्टडी किया एक्सक्रीशन के प्रोसेस को। पहले हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं इनके एंसेस्टर को हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं कि वर्टिब्रेट्स कहाँ से डेवलप हुए हैं, इनवर्टिब्रेट से। और इनवर्टिब्रेट के अंदर जो मेन खसूसियत है उसको कि उनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है। जो इनवर्टिब्रेट जिनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है वो फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है एंसेस्टर ऑफ वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट्स के अबाव अजदाद जो कि कौन से हैं, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट। बेसिकली जो आप लोगों को पता है, हमने स्टडी किया कि जो जिन ऐसे एनिमल जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम पाई जाए वो हमारे पास वर्टिब्रेट होते हैं, और ऐसे एनिमल जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती वो इनवर्टिब्रेट होते हैं। बेसिकली जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है ये पहले इनवर्टिब्रेट के अंदर ये एक सॉफ्ट होता है, लचकदार, जैसा कोई कार्टिलेजिनस नहीं होती हमारी कि उसको हम मोड़ सकते हैं, उस तरह का एक बैंड पाया जाता है, एक रस्सी नुमा साख्त होती है इनवर्टिब्रेट के अंदर जिसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं, जो कि बाद में वर्टिब्रेट्स के अंदर रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट हो जाती है, रीढ़ की हड्डी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो जो हमारे पास लिखा हुआ है कि वर्टिब्रेट के एंसेस्टर इनवर्टिब्रेट, तो एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखना है कि वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट से निकले हैं, उनसे बने हैं। तो उनके अंदर क्या थे, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट के अंदर जो उनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर था वो सेगमेंटली अरेंज था, सेगमेंट की फॉर्म में, जैसा हमने अर्थवर्म के अंदर स्टडी किया कि उसका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर था तो ट्यूब्यूलर, लेकिन किसमें था, सेगमेंट की फॉर्म में डिवाइड हुआ था थ्रू आउट द बॉडी लाइक मेटानेफ्रीडिया इन अर्थवर्म, जैसा अर्थवर्म के अंदर मेटानेफ्रीडिया है। तो लेकिन ये आप गौर करें कि अगर कोई टास्क करे अलग-अलग, ठीक है, कि वो सब ने काम एक ही करना है और आउटपुट भी एक ग्रुप है ना, किसी का ग्रुप बनाते हैं लेकिन फिर डिफरेंट क्लास के ग्रुप बना लेते हैं, तो हर ग्रुप को टास्क दिया जाता है। लेकिन कोई एक ऐसा ग्रुप है जिसमें जो जितने भी मेंबर हैं हमारे पास 10 है, 11 है, अगर वो अलग-अलग काम करें ना तो उनका काम इतना एक्यूरेट नहीं होगा, बेशक वो डिवाइड कर लें। लेकिन एक दूसरा ग्रुप है जो सारे एक ही जगह मिलकर काम करते हैं तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो यहाँ भी देखा जाए तो जो हमारे पास जो होता है सेगमेंटली तो वो इतना एफिशिएंट नहीं होता, लेकिन जब सारे मिलकर अगर काम करें तो वो हमारे पास एफिशिएंट होगा। तो मतलब जो अर्थवर्म के अंदर मेटानेफ्रीडिया वगैरह जो इसके अंदर जो इसका सेगमेंटली अरेंज स्ट्रक्चर था तो वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था। तो जो हमारे पास दिस करेक्टर, लेकिन जो अच्छा एक मुनज़्ज़म किस्म का हमें जो मिला, एक ऐसा निज़ाम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो एक ही जगह काम करते हो, एक दूसरे के बाद मतलब सब इन्वॉल्व होते हों उसमें, तो वो हमारे पास प्रिमिटिव वर्टिब्रेट है एक फीचर। अगर फिर हमारे पास क्या आपको पता होना चाहिए, जो हमारे पास वर्टिब्रेट हैं, सबसे पहला जो वर्टिब्रेट हमारे पास फिशीज़ हैं, और फिशीज़ में से हैग फिशीज़ ऐसे हमारे पास वर्टिब्रेट हैं जिसके अंदर सबसे पहले किडनी क्या हुई थी, इवॉल्व हुई थी, जो कि आगे बाहर मतलब किडनी आगे किससे कनेक्ट थी, ट्यूब्यूलर, जो हमारे पास ट्यूब्यूल थे सेगमेंटली अरेंज, वो ट्यूब्यूल भी अलग-अलग सेगमेंट में पाए जाते थे, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है प्रिमिटिव वर्टिब्रेट के बहुत पहले पाए जाने वर्टिब्रेट जो हमारे पास हैग फिशीज़ हैं। तो ये है HAG, यहाँ पे F आना था, हैग फिशीज़, जो क्या करते हैं, उनके अंदर किडनी होती है और वो ट्यूबुलर सिस्टम रखते हुए अलहदा सेगमेंट में पाए जाने वाले ट्यूब से किडनी कनेक्ट होती है। लेकिन बाद में इनके अंदर क्या हुई, एवोल्यूशन हुई। जो बाद में आने वाले वर्टिब्रेट थे उनके अंदर किडनी एक अपीयरेंस रखती है। एक मतलब किडनी अपीयरेंस का क्या मतलब है, किडनी है और उसके अंदर ही तमाम ट्यूबुलर सिस्टम, ये नहीं है कि वो बाहर से कनेक्ट हो किसी चीज़ के साथ। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी देखते हैं, हमारे कोई LED है हमारे पास, तो LED के पास क्या कि अगर हम उसका क्या करें कि सारा एक लीड लेकर आएँ, बाहर उसको किसी और चीज़ से कनेक्ट करें कि बाहर को DSL है उसके साथ वायर के ज़रिए कनेक्ट करें। लेकिन आजकल जो हमारे पास नए किस्म की जो LEDs आ रही हैं तो उसमें क्या होता है, अंदर ही सिम कार्ड डल जाती है,
पहले से इसके अंदर कार्ड होता है कि बाहर से रिचार्ज, तो वो एक किडनी के अंदर तमाम ही स्ट्रक्चर आ गए थे जो कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह एक अच्छा एफिशिएंट स्ट्रक्चर बना, क्योंकि किडनी के अंदर बहुत से ट्यूब्यूल होते हैं, वो सेगमेंटली अरेंज नहीं होते बल्कि एक दूसरे के साथ एक नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं, किसके कैपिलरी के नेटवर्क से। जैसे आप नीचे मैंने आपको यहाँ डायग्राम में बताया है, तो हम यहाँ पे डायग्राम को देख रहे हैं कि हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर है जिसमें उसने छोटे से पोर्शन को बाहर निकाल कर दिखाया है, जिसे हमने क्या कहा, नेफ्रॉन। क्योंकि जो हमारे पास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका, किडनी का, वो हमारे पास नेफ्रॉन। ये देखें एक ट्यूबुलर सिस्टम है और ये ट्यूब्यूलर सिस्टम हमारे पास इकट्ठा मिलता है वन बाय वन कलेक्टिंग डेट में। इंशाल्लाह से हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसको स्टडी के बाद हम देखेंगे कि कैसे इसमें हमारे पास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कैसे तौर पर ये किडनी हमारे पास काम करती है। तो जो बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर है कि के अंदर किडनी के अंदर, वो हमारे पास क्या है, नेफ्रॉन। ये हमने देखा वर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेट में हम देखेंगे ह्यूमन, क्योंकि जो हमारे पास ह्यूमन है, जो हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर क्या वेल डेवलप वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, और इसमें हम इंसान हैं, तो जैसे इसके अंदर भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे। अगर हम केमिकल बेसिस देखें लाइफ की, कि लाइफ केमिकल बेसिस के अंदर कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं, इसको देखें, और उसकी क्या सस्टेनेबिलिटी, कि ये कैसे कायम है इस कान के अंदर केमिकल बेसिस, जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, इससे क्या एनर्जी मिलती है हमारे पास, और कैसे हम खुद को स्टेबल रखते हैं ऑन द मेटाबॉलिक पाथवे। जो भी हमारे पास मेटाबॉलिक पाथवे, जिसमें हमारे पास डिफरेंट, मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिज्म से मिलकर बना है, कि इसमें ब्रेक डाउन होती है लार्ज मॉलिक्यूल की स्मॉलर मॉलिक्यूल के अंदर। तो इन पाथवे से कैसे गुजरता है और वेस्ट फिर उनसे कैसे पैदा होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि जो हम क्या करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं, तो क्या होगा, उसकी ब्रेक डाउन होगी, स्मॉलर जो मालिक्यूल जिस ऐसे न्यूट्रिएंट जिनको हमारी बॉडी को ज़रूरत होगी वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे, और बाकी वेस्ट बचेगा। तो इसी लाइन में वो इसकी बात कर रहा है एट अ मेटाबॉलिक लेवल, इसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट। तो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं, कि अगर हम जिंदगी के केमिकल बेसिस को मद्देनजर रखें, कि देखें वो कैसे मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर मेटाबॉलिज्म कैसे, मेटाबॉलिक पाथवे में इंसान के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, जिसमें हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस भी आते हैं, जो कि हमने चैप्टर नंबर 11 पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 11 में हमने पढ़ा कि एक्सक्रीशन के अंदर हमारे पास एरोबिक और एनारोबिक रेस्पायरेशन होती है, और हमने ये भी देखा ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इनमें हमारे पास ब्रेक डाउन होती है, और जिसमें एटीपी मिलती है जो कि बॉडी को ज़रूरत होती है, और वेस्ट मटेरियल भी अगर देखा जाए नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल भी हमारे पास बनता है। तो जो वेस्ट मटेरियल बनता है तो उसे हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। खास तौर पे जो हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट है, इसके अंदर यूरिया आता है। जब वो किसकी, अगर अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म हो, अमाइनो एसिड की ब्रेक डाउन हो, तो हमारे पास यूरिया मिलेगा। अगर मसल क्रेटिन की ब्रेक डाउन हो तो हमारे पास क्रेटिनिन मिलेगा। तो ये मसल क्रिएटिन हमारे पास क्या होता है, कि ये मसल के अंदर पाया जाने वाला ऐसा कंपाउंड है जो कि मसल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, कि जब एरोबिक ना हो रही हो तो ये क्या करता है, क्रिएटिन फॉस्फेट होता है, इसका मुकम्मल नाम है क्रिएटिन फॉस्फेट। ये अपना फॉस्फेट का एक जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा, ये किसको, एडीपी को देगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इस फॉस्फेट के साथ, जो कि किसका फॉस्फेट है, क्रिएटिन का फॉस्फेट, इसके साथ मिलकर एटीपी बनाएगा, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड होगी। और जो क्रिएटिन का जो मैंने आपको बताया जितनी ज़रूरत होती है, उसके बाद की जो बचता है हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है, तो क्रिएटिन वेस्ट मटेरियल जिसको हम क्रिएटिनिन कहते हैं, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा जो हमारे पास अगर न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म हो तो हमारे पास यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और जो हमारे पास हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन हो, और अगर बहुत से हार्मोन की मेटाबॉलिटीज हो, तो उसके बाद हमारे पास बिलिरुबिन पैदा होता है। ये तमाम हमारे पास क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड और बिलिरुबिन जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं मैन के अंदर। जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसके अंदर बहुत से टॉक्सिन्स आते हैं, ऐसे जहरीले मादे आते हैं जो कि बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। कब, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को इंजेस्ट करते हैं, जैसे कोई ड्रग्स वगैरह खाते हैं, ड्रग्स मेडिसिन को भी कहा जाता है, और फूड एडिटिव्स खाते हैं, कोई खाने वगैरह के जो मसाले जात होते हैं, या पेस्टिसाइड होते हैं, कि जब फसलों वगैरह पर स्प्रे किया जाता है तो कुछ उनका असर कीड़ों को मारने के अलावा फसलों पे भी रह जाता है। तो वही फिर सब्जियां जो उगती हैं, अनाज उगता है, तो जब वो हम खाते हैं तो हमारे अंदर क्या होगा कि उसका असर जाएगा, जिससे टॉक्सिन वगैरह प्रोड्यूस होंगे।
तो जो हमारा प्रेजेंस होती है किस चीज़ की, वेस्ट की बॉडी के अंदर, ये बहुत से ख़तरात पैदा कर सकता है। तो इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए जिस्म से बाहर निकालना ज़रूरी है। जैसे नीचे एक डायग्राम में मैंने बताया है कि ह्यूमन एक्सक्रीशन के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से हैं, लिवर, किडनी, लंग्स और स्किन। और जो वेस्ट है हमारे पास वो वाटर है, यूरिया है और कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल साल्ट, क्रिएटिन जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है मसल की एक्टिविटी का। यहाँ पे जो उसने क्या लिखा हुआ है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, स्किन। ठीक है, तो आगे हम इसको पढ़ेंगे कि जो हमारे पास स्किन है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में नहीं आता। उसकी एक बेस है कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं यहाँ पर कि जो हमारे पास स्किन होती है ना, तो इसमें से दो किस्म के हमारे पास निकलती हैं एक्सक्रीशन। एक हमारे पास होता है स्वेट और एक होता है सीबम। स्वेट क्या होता है, पसीना होता है जो हमारी बॉडी से निकलता है, और सीबम क्या होती है, चिकनाई होती है जिसके स्पेसिफिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं इंसान की स्किन के अंदर जो इसको एक्सक्रीट करते हैं। तो इसका एक अलग अपना फंक्शन है सीबम का कि वो मॉइस्ट रखते हैं स्किन को, बाद में किसी एक इंसेक्ट के अटैक से भी बचा देता है। तो ये स्वेट हमारे पास कब निकलता है, हम तो ये समझते हैं ना कि एक्सक्रीट हो रहा है, नहीं, जब कभी गर्मी हो। देखिए सर्दियों में हमें पसीना नहीं आता जब तक हम कोई हार्ड वर्क ना कर लें, या कोई स्पेशल केस जैसे इमरजेंसी सिचुएशन वगैरह होती है तो उसमें हमारे ये ग्लैंड क्या एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन एक नॉर्मल कंडीशन देखें, सर्दियों के अंदर हमारा स्वेटिंग नहीं होती। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि हमारा एक्सक्रीशन नहीं, ये एक्सक्रीशन में नहीं आता, बल्कि स्वेटिंग की वजह से होती है, टेम्परेचर के हाई होने की वजह से। तो टेम्परेचर के जब हम स्टडी करते हैं तो वो आता है थर्मो रेगुलेशन के अंदर। तो ये हमारे पास थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है स्किन, वो हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, याद रखिएगा। अगर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन को डिस्कस करें, जो हमारे पास लीवर और किडनी है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हैं कि एलिमिनेट करें वेस्ट प्रोडक्ट को। कौन से हमारे पास, लीवर हैं और जो किडनीज हैं हमारे पास, एक लीवर और जो दो किडनी होते हैं हमारे पास, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं, बेसिस होते हैं किस चीज़ की, कि हम वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर एलिमिनेट कर सकें। जो लीवर है हमारे पास, पहले हम लीवर को स्टडी करेंगे। जो लीवर है वो सेंट्रल स्टेशन है। स्टेशन किसे कहते हैं, जहाँ पर बेसिक काम हो रहा हो, जहाँ पर एक मिल रहे हों। ठीक है, तो वो हमारे पास स्टेशन जो है, सेंट्रल स्टेशन का मतलब होता है कि जो एक मेन रोल जहां पर हो रहा हो, किसका, मेटाबॉलिज्म का, ब्रेक डाउन हो रही होगी। और बॉडी की जो सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस होता है, तो एमसीक्यूज के हवाले से आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारे बॉडी का सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस है वो हमारे पास लीवर होता है। यहाँ पर रिफाइनिंग का काम होता है, साफ करने का अमल, किस चीज़ का, कि हम टॉक्सिन वगैरह को अलहदा कर दें, जो हमारे पास जहरीले मादे हैं उनको अलहदा कर लें। तो इसकी अगर हम डायग्राम में देखें, लीवर है हमारे पास यहाँ पर, और उसके ऊपर एक सब्ज रंग की थैली बनाई गई है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो जितना भी रिफाइनिंग होकर लीवर का जो होगा तो वो गॉल ब्लैडर में जाएगा। तो जो हमारे पास साल्ट का रिमूवल होगा वाटर से, किसके जरिए, स्वेट ग्लैंड के जरिए और सीबम के जरिए। अब जो हमारे पास स्वेट ग्लैंड क्या करेगा, जो हमारे पास क्या स्वेटिंग कराएगा, पसीने को बाहर निकालेगा, और जो सीबम होगा वो सुपेशियस ग्लैंड होते हैं, वो इसको निकालते हैं। तो ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होगा जो मैंने आपको डिस्कस किया स्किन के बारे में। जो रिमूवल होगा वाटर और साल्ट का स्वेट ग्लैंड से, ये इस पर्पज़ के लिए होता है कि थर्मो रेगुलेशन, कि ये थर्मो रेगुलेशन करवा सके। और जो सीबम होती है स्किन की, ये प्रोटेक्ट कराता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ। तो इसलिए अगर हम डेनिटेशन ऑफ एक्सक्रीशन के अगर कॉन्टेक्स्ट के से अलहदा करें तो स्किन को हम कंसिडर नहीं कर सकते एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर, क्योंकि यह हमारे पास थर्मो रेगुलेशन के तौर पे काम करेगी। बहुत से नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जिसको हमने पहले बताया। यूरिया जो है वो प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो कि लीवर है उसको वेस्ट नाइट्रोजन के तौर पर बाहर निकालता है, अलहदा कर देगा। तो ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे जिसके अंदर प्रोडक्शन होगी यूरिया की, वो यूरिया साइकिल होता है। यूरिया साइकिल को हमने पहले एक लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया है, तो इसका लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको मज़ीद एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकेंगे। यूरिया साइकिल में क्या था कि हमारे पास एक होता है ऑर्निथीन, जो कि पहले यूरिया साइकिल में प्रोड्यूस होता है, जो अगले यूरिया साइकिल के लिए काम करता है एज अ सबस्ट्रेट। तो वहाँ पर हमारे पास एक अमाइनो एसिड और एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, जो कि हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं सिट्रुलिन के अंदर।
फिर हमारे पास एक अमाइनो एसिड मिलता है जो कि आर्जिनिन के अंदर कन्वर्ट करवाएगा, फिर आर्जिनिन से वाटर के साथ वो मिलेगा और आर्जिनेज के ज़रिए यूरिया बना देगा और आर्जिनिन खुद ऑर्निथीन के अंदर फिर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके बारे में डिटेल में एक लेक्चर में बता दिया गया है। तो वहाँ आप मज़ीद एक्सप्लेनेशन के साथ इसे देख सकेंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में दे दूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास होम्योस्टैटिक फंक्शन बताए गए हैं लीवर के, कि लीवर का होम्योस्टैटिक फंक्शन क्या है। होम्योस्टेसिस, आपको होम्योस्टैटिक का क्या मतलब है कि हम कैसे, जो हमारा लीवर है वो हमारे बॉडी को बैलेंस में रखता है, कि उसके लिए किसी चीज़ को ज़्यादा या कम नहीं होने देगा, बल्कि एक बैलेंस में रखेगा, इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। तो जो हमारा पहला फंक्शन है लीवर, हमारे लीवर का जो पहला फंक्शन है वो है नाइट्रोजनस वेस्ट को बनाएगा, यूरिया को बनाएगा और यूरिक एसिड को बनाएगा। क्यों? अगर ये इन चीज़ों को बना दे तो आगे ये किडनी को हेल्प करेगा कि वो किडनी इनको बाहर निकाल दे, किडनी को ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो किडनी क्या करेगी, इनको अलहदा, तो ये मदद कर रहा है किडनी की, कि पहले ही नाइट्रोजनस वेस्ट को अलहदा कर रहा है। उसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन जैसे प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन को बनाएगा। तो जो हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन है और फाइब्रिनोजिन है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, कि कहीं भी कोई कट लग जाए तो ये ऐसे होंगी प्रोटीन जो कि हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग करवाएगी, ताकि बहुत सा हमारा जो हमारा ब्लड है ज़ाया ना हो। क्योंकि अगर ब्लड बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाए और ब्लड क्लॉट ना बने, उस सिचुएशन को हम हीमोफीलिया कहते हैं। तो ये हमें हीमोफीलिया से बचा रहा है कौन? प्लाज्मा प्रोटीन। और प्लाज्मा प्रोटीन को बना कौन रहा है? वो लीवर बना रहा है। तो इसमें एक और प्रोटीन का बताया गया है एल्ब्यूमिन। तो ये क्या करता है? मेंटेन करेगा ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड। इस बात को स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह समझना है कि इसका क्या मतलब है, कि जब हमारे पास कोई खून जा रहा हो किसी भी ब्लड वेसल से, ब्लड क्या ट्रैवल कर रहा हो, तो अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा तो क्या वो फ्लूइड को बाहर निकालने लग जाएगा उसमें से। क्या जितने भी हमारे पास खून की नालियां वेसल्स हैं उनमें से उनकी जो वॉल्स होंगी, पोरस होती है, तो वहां से वाटर निकल जाएगा और अंदर ब्लड, तो ब्लड के अंदर वाटर की कमी होगी तो ब्लड वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, वहां पे ब्लड का क्लॉटिंग बनना शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा कि वहां से ब्लड पास नहीं होगा तो हार्ट अटैक वगैरह खतरा होता है। तो जो हमारे पास लिवर है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है। एल्ब्यूमिन क्या करेगी, जो सराउंडिंग में वाटर गया था उस वाटर को दोबारा रीअब्जॉर्ब करवाएगी ब्लड वेसल के अंदर। डिफरेंट टिश्यू से वो वाटर आके ब्लड वेसल में जाएगा तो ब्लड की कंसंट्रेशन फिर दोबारा नॉर्मल होगी और वो वहां से क्या करेगा? ट्रैवल। तो मतलब वो वहां पर इसको जमने ही नहीं देगी, तो दोबारा इसकी जो साइड वाली वाल्स होंगी, वाल के पास जो टिश्यू होंगे, वहां से एल्ब्यूमिन उस पर एक्ट करेगी और उसके वाटर को नहीं निकलने देगी, जिसकी वजह से वाटर स्मूथली हमारे ब्लड वेसल के अंदर ट्रैवल करेगा। ये हमने इसका सिंथेसिस का फंक्शन देखा। दूसरा हमारे पास का फंक्शन है बाइल। बाइल क्या होगा? बाइल हमने पहले पार्ट 1 में हमने इसमें न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ा, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने डिस्कस किया था, जब लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन को दोनों को हमने डिस्कस किया कि जो बाइल होगा ये लीवर प्रोड्यूस करता है, जो कि ब्रेक डाउन, इमल्सिफिकेशन कहते हैं, ब्रेक डाउन किसकी? फैट्स की करवाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उसके अलावा लिपिड, कोलेस्ट्रोल, लिपोप्रोटीन, इनको सिंथेसिस, अभी इसका हम सिंथेसिस का फंक्शन ही पढ़ रहे हैं, पहला फंक्शन ही पढ़ रहे हैं, सॉरी, कि इसमें सिंथेसिस में इसने पहले करवाई नाइट्रोजनस वेस्ट की सिंथेसिस, फिर प्लाज्मा प्रोटीन की सिंथेसिस, बाइल की सिंथेसिस, लिपिड, कोलेस्ट्रोल और लिपोप्रोटीन की सिंथेसिस। क्योंकि ये हमारे पास जो तीनों चीज़ें हैं ये क्या करते हैं? ब्लड की केमिस्ट्री को, ब्लड की कंपोजिशन को रेगुलेट करेंगे और स्टोर करेंगे एनर्जी को, ताकि सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का हमने पढ़ा लिपोप्रोटीन, ये लिपिड बाइलेयर है, उसमें लिपिड का काम होता है जो इसकी कंसंट्रेशन को ठीक रखेंगे। जो हमारे पास कोलेस्ट्रोल होता है ये क्या करता है? हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है उसको रिजिड रखेगा, डायलेट नहीं होने देगा, जिससे वो प्रॉपर फंक्शन कर सकेगी। जो दूसरा हमारे पास फंक्शन आ रहा है वो है स्टोरेज का, कि जो हमारे पास लीवर होती है ये स्टोर करती है आयरन को, जो कि किसमें? फिर ऑक्सीजनेशन करवाएगा टिश्यू को एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। कि जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन हमारे पास एक ऐसी प्रोटीन होती है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है, ब्लड की मतलब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देगी। तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाई जाती है, फिर ये ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू को ऑक्सीजनाइज करेगा हीमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके अलावा स्टोरेज में ये ग्लाइकोजिन को स्टोर करता है, जो कि एनर्जी रिजर्व, जो कि एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी के रिजर्व के तौर पे काम करवाता है। इसका जो तीसरा मेन फंक्शन है वो हमारे पास है कन्वर्जन। किस चीज़ की कन्वर्जन? ये एक्सेस जो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होता है ब्लड के अंदर क्या उसको ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट कर देगा।
ठीक है। और उसके क्यों? क्योंकि जब हमें ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं होगी ज़्यादा की, तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में रहेगी, लैक्टिक एसिड की फॉर्म में रहेगी, और जो लैक्टिक एसिड को फिर ग्लाइकोजन में, और फिर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज, जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा देगा। अगर ग्लूकोज लेवल हाई हो गया तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, तो ये क्या करेगा? एनर्जी को स्टोर करता है और यूज़ करता है। जितने हमारे फूड को यूज़ होगी तो इसके लिहाज से ये काम करेगा। उसके अलावा इसका जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है लीवर का, तो है रिसाइकलिंग। ये ओल्ड रेड ब्लड सेल को रिसाइकिल करवाता है आयरन और दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन, कि जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है उसकी ब्रेक डाउन करवाएगा, उसमें से आयरन को अलहदा कर देगा। रेड ब्लड सेल को क्या, उसमें हीमोग्लोबिन अलहदा, आयरन अलहदा, फिर दोबारा उनको मिलाएगा और नए रेड ब्लड सेल बनाएगा। और ये क्या करवाएगा? फिर रेड ब्लड जो हीमोग्लोबिन होगा वो टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ब्लड कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है हीमोग्लोबिन। जो हमारे पास लास्ट फंक्शन है इसका, वो है डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिफिकेशन, जहरीला मादा, डिटॉक्सिफिकेशन उसका असर को ख़त्म करना। बहुत से हार्मफुल केमिकल हैं, जैसा हमारे पास फूड एडिटिव मसाले वगैरह खाते हैं उसमें आ जाते हैं पेस्टिसाइड ड्रग, जिसको मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया। तो उनको क्या करेगा? उसके जहरीले असरात को ख़त्म करेगा और किडनी को फिर हेल्प करेगा कि वो आसानी से इनको बाहर निकाल सके। तो ये हमने देखे जो मेजर फंक्शन थे लीवर के। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है बुक के अंदर कि जो लीवर है वो सिर्फ सिंथेसिस नाइट्रोजन वेस्ट में इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि ये किडनी को हेल्प करेगा कि वो डिस्पोज कर सके इन नाइट्रोजनस वेस्ट को, और बहुत से जो अहम फंक्शन होंगे वो होम्योस्टेसिस के अंदर परफॉर्म करता है। ये जो फंक्शन है इसका, ये सिंथेसिस, स्टोरेज, कन्वर्जन, रिसाइकल और डिटॉक्सिफिकेशन कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। और जो यूरिया होता है हमारे पास, ये डिटॉक्सिफाई, इसका असरात को ख़त्म करते हैं अमोनिया से, यूरिया से, क्योंकि अमोनिया हमारे पास ज़्यादा टॉक्सिक है, क्योंकि ये हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा उसके अंदर। अगर वो बॉडी के अंदर ज़्यादा कंसनट्रेशन में रहे तो हमारे लिए क्या, अमोनिया ज़्यादा होगा और फिर मसला बनता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। इस वजह से ये क्या करेगा कि जो यूरिया साइकिल से अमोनिया यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर अमोनिया के देखें तो उसकी निस्बत जो यूरिया होता है उसको 1/10 क्वांटिटी वाटर की अमोनिया को ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि हमने देखा था कि 500 मिलीलीटर वाटर चाहिए होता है 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए, लेकिन जबकि हमारे पास यूरिया होता है उसमें जस्ट 50 चाहिए होता है, तो 10 गुना कम। तो इसलिए हमारे पास यूरिया ज़्यादा, उसको निकालना आसान है बनिस्बत अमोनिया के। तो आज हमने देखा कि कैसे एक्सक्रीशन वर्टिब्रेट्स के अंदर होगी एक्सक्रीशन, और फिर वर्टिब्रेट में हमने ह्यूमन के अंदर हमने मजीद ऑर्गन देखे, जिसमें से आज हमने लीवर को डिस्कस किया। अगर आज के लेक्चर के बारे में अगर आपको कोई क्यूरी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको फिर आपके लिए क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।